स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। एक चैप्टर क्योंकि इस साल इंट्रोड्यूस किया गया और एक नया चैप्टर है, तो इसको और भी इंटरेस्टिंग वे में और पूरे जोश के साथ करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर के हेडिंग से, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए कोई नया टर्म नहीं है। अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड किससे रिलेट करता है, तो सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन वाले प्रोसेस को समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्री हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब वो किस बेस पे कनेक्ट होते हैं? वो ट्रेड के बेस पे कनेक्ट होते हैं। ट्रेड के साथ साथ कम्युनिकेशंस, इसके साथ साथ कल्चर, फूड आइटम्स, या अलग अलग पीपल जो माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाते हैं, तो इस तरह से उनके ट्रेडिशंस, कल्चर, फूड आइटम सारे चीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, अगर इकोनॉमिक्स के थ्रू इसको जानना चाहेंगे तो इसमें एमएनसीज कंपनी का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर को बड़े ही धमाकेदार तरीके से। अब यहां पर इस चैप्टर में दो कंपेयर किया गया, एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड किसको बोलते हैं? चैप्टर 5 जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टाइम पीरियड जानेंगे। मतलब कि मॉडर्न बन रहे थे लेकिन अभी स्टार्टिंग स्टेज में थे, बॉटम प्रोसेस में थे, उसको हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड बोलेंगे। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि अभी नया नया अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी, मशीनें बन रही थी, उसके प्रोडक्ट आ रहे थे मार्केट में, अलग अलग इन्वेंशंस हो रहे थे, तो उसको हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड रखेंगे। और जब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे अच्छी मशीनों का, उनके यूटिलाइजेशन का, कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फास्ट होने का, ये सारे चीज। यहां पर हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे कि अगर ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा है तो ग्लोबल वर्ल्ड में क्या रिक्वायर्ड रहता है, ग्लोबल वर्ल्ड बनने के लिए वो कौन सा प्रोसेस रहता है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्नाइजेशन एक मॉडर्न वर्ल्ड बनने से पहले और स्टार्टिंग प्रोसेस जिसमें मॉडर्न बन रहा था। बोला कि ग्लोबलाइजेशन इमर्ज सिंस लास्ट 50 इयर्स। ग्लोबलाइजेशन जो है वो लास्ट 50 ईयर से इमर्ज हो रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबलाइजेशन एकदम पूरी तरह से मॉडर्निटी आ गई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज्यादा डेवलप हो गया। वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्री थे ड्यू टू हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो गए। और एक वॉर टाइम डिसाइड करेंगे। वॉर टाइम का मतलब क्या था? 1914 से लेकर के 1945 तक। कंटिन्यू की बात नहीं करो, 39 से 1945 और 1914 से 18, ये जो टाइम पीरियड था इसमें यूरोप जो था वॉर में इन्वॉल्व था। यूरोप का इन्वॉल्वमेंट मतलब पूरा वर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट। कारण क्या था? क्योंकि यूरोप के पास कॉलोनियल नेशन बहुत ज्यादा थे, तो जिन कंट्री पे वो कंट्रोल करता था वो कंट्री भी वॉर में इन्वॉल्व रहते थे। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर? ग्लोबलाइजेशन इमर्ज सिंस लास्ट 50 इयर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिमेज ट्रैवल्ड। एक ग्लोबलाइजेशन में क्या? अरे ग्लोबलाइजेशन कब से कब मतलब आपका रन कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन में स्टार्टिंग स्टेज की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, उन सिटीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी की बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे, लोथल की बात करेंगे, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सिटीज की बात करेंगे, तो हम वहां पर भी देखते हैं कि बहुत सारे क्वाइंस जो है हमको कहां वाला मिलता है। जो इंडोनेशिया में यूज करने वाले क्वाइंस इंडिया में मिलते हैं, कोरिया में यूज करने वाले क्वाइंस मालदीव्स में मिलते हैं। इसका मतलब कि उस समय भी ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड था, लेकिन फॉरेन ट्रेड क्या आज जैसा फास्ट था? मान लीजिए कि एकदम इसेंशियल गुड्स है और हमको कोरिया से मंगाना है तो हम एक दिन के अंदर मंगा सकते हैं, लेकिन क्या उस समय हम इसेंशियल गुड्स को कोरिया से एक दिन में अंदर मंगा सकते थे? नहीं मंगा सकते थे। तो ग्लोबलाइजेशन नहीं था वहां पे, वो क्या था? प्री मॉडर्न वर्ल्ड था। लेकिन अभी क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम चंद घंटों में पहुंच सकते हैं, तो इसको ग्लोबल वर्ल्ड बोलेंगे। और ग्लोबल वर्ल्ड अगर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होगा तो इससे ट्रेड बढ़ जाएगा, आपका व्यापार जो होगी वो काफी फास्ट होगी। और कैसे ट्रेड रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए, इस पॉइंट को हम लोग इस चैप्टर में भी जानने वाले हैं। सो बोला एंशिएंट टाइम्स में ट्रैवलर्स थे, उसके साथ साथ ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे और पिलग्रिमेज थे। देखिए अलग अलग रिलीजियस टीचर्स भी मूव करते थे। हम बात करते हैं एंशिएंट वर्ल्ड की, हम बात करते हैं अशोका की। तो अशोका क्या किया था? अशोका जो थे वो
पर्टिकुलर पर्संस को अपॉइंट करते थे। किस चीज के लिए? वो फॉरेन भेजते थे उन लोगों को कि जाओ और जाकर बुद्धिज्म की जो इंपॉर्टेंस है उसको दुनिया वालों को बताओ। उसने अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका भेजा। बहुत सारे लोगों को वो कहां भेजे? इंडोनेशिया भेजे, वियतनाम भेजे, अलग अलग जगहों पे रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। एक ये हो गया। सेकंड पॉइंट पिलग्रिमेज, तीर्थयात्री जो है, जैसे कि बुद्धिज्म का सेंटर कहां मानते हैं? भले जन्म महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में नेपाल में हुआ हो, लेकिन उनका जो कार्य स्थली रहा है वो कहां रहा है? इंडिया रहा है। तो इंडिया को बुद्धिज्म का सेंटर फॉरेनर मानते थे, इसीलिए फॉरेनर ट्रेवलर जो थे वो इंडिया आते थे। जैसे इंडिया में बिहार, कहां पे? बोध गया में। अभी भी काफी फेमस टेंपल है जो बिहार वाले हैं, बोध गया जाकर उस टेंपल को देखते हैं, काफी खूबसूरत टेंपल है वो। तो एक क्या कह सकते हैं हम कि प्रीस्ट भी मूव करते थे, रिलीजियस टीचर, पिलग्रिमेज यानी तीर्थयात्री। किसी भी रिलीजन का कोई इंपॉर्टेंट सेंटर रहेगा तो वहां पे तीर्थयात्री जाते थे। इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हुए। ठीक है। They carried good money, बोला कि money, values, skills, ideas, inventions and even jumps and diseases. बट इसके जो पॉजिटिव फीचर हम देखे हैं कि बहुत सारे प्रीस्ट, आइडियोलॉजी, इन्वेंशन जो था वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो सेकंड पॉइंट और है, वो क्या है? बोला कि they carried goods, money, values. गुड्स की कैरी करते थे, अलग अलग चीजों को, मनी वैल्यूज सीखे, समझे कि कहां पे किस चीज का इंपॉर्टेंस है, किस कॉइन का इंपॉर्टेंस है, किस मेटल का इंपॉर्टेंस है। स्किल्स, आइडियाज एंड इन्वेंशंस, जैसे यूरोप को अगर अलग स्किल्स आता है, मशीन ऑपरेट करने आता है तो एशियन कंट्री को सिखाए। इन्वेंशंस, और यूरोप वाले जो है किसी न्यू चीज का इन्वेंशन करते थे तो उसका इंपैक्ट उसके कॉलोनियल नेशन पर देखने को मिलता था, और हमारा इंडिया उनका कॉलोनियल नेशन था। तो अगर मान लो कि रेलवे का एक्सपेंशन उन्होंने क्या किया? यूरोप में सेटअप किया, तो कुछ ही साल, 10-15 साल के बाद वो इंडिया में भी सेटअप किए। तो जो चेंजेस यूरोप में होता था वो चेंजेस वो अपने कॉलोनियल नेशन में करते थे, यानी कि इंडिया में भी करते थे। जम्स एंड डिजीजेस, इसकी मैं बात करूंगा। ठीक है। ये बात जम्स और डिजीज का क्यों करूंगा कि एक समय था यूरोप वाले कनिंग माइंड थे, चालाक थे, एडवांस थे, हम एशियंस है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं था कि मिलिट्री वॉर कैंपेन के द्वारा ही वो अटैक करके किसी कॉलोनियल नेशन पे कंट्रोल करते थे। उनकी चालाकी आप देखिए, स्पेन वाले जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लेकर के जाते थे कॉलोनियल नेशन में, स्प्रेड कर देते थे। स्मॉल पॉक्स से विलेज के विलेज वाले मर जाते थे। अब वो बोलते थे कि अगर तुम अपना रिसोर्स पे मेरा कंट्रोल दे दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एंटीडोट दे दूंगा। तो इस कंडीशन में वो उस पूरे नेशंस पे कंट्रोल कर लेते थे। स्पेन वाले ऐसे करके साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्री को कंट्रोल किए। तो जम्स और डिजीजेस भी स्प्रेड हुई, पॉजिटिविटी, इन्वेंशंस और स्किल के साथ साथ, हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिल्क रूट का। चालाकी के मामले में चाइना वाले भी पीछे नहीं थे। सिल्क रूट की अगर बात करते हैं तो सिल्क रूट क्या था? स्टार्टिंग स्टेज की बात करेंगे तो सिल्क बनाने का जो प्रोसेस था वो बस चाइना वालों को आता था, और चाइना वालों ने इस चीज को काफी दिनों तक छुपा करके रखा। दूसरी बात कि उस सिल्क की डिमांड जो थी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा थी। चाइना वाले इसीलिए किसी को नहीं बताते थे कि अगर हर कोई सिल्क बनाने लगेगा तो फिर सिल्क की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, और उनको जो प्रॉफिट होता है ट्रेड में वो नहीं हो पाएगी। तो इसके कारण उन्होंने क्या किया कि सिल्क की मेकिंग प्रोसेस को काफी दिनों तक छुपा करके रखा, लगभग 2000 साल तक। अभी भी चाइना में होने वाली घटनाओं को आप नहीं जान सकते हो, इतना ज्यादा वो सीक्रेट रखते हैं चीजों को। तो जब पूरे वर्ल्ड को पता चल गया सिल्क मेकिंग प्रोसेस, तो फिर पूरा वर्ल्ड करने लगा। फिर जो चाइनीज सिल्क का जो वैल्यू था वो डिक्लाइन हुआ। तो कोई भी चीज इन्वेंशन होता था तो उसको लोग छुपा करके अपने तक रखते थे कि इसको बनाने का प्रोसेस मैं ही जानूं, और मैं जानूंगा तो क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट में मेरे गुड्स के वैल्यू ज्यादा रहेंगे। और ये मेन टारगेट होता था उन लोगों का। सिल्क रूट से किस चीज का ट्रेड करते थे? सिल्क का, और इसके साथ साथ और भी इसेंशियल गुड्स का। बट सिल्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स फॉर दैट रूट। द सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक। तो सिल्क के साथ साथ कल्चर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यूरोप में कैसी चीजें प्रीफर की जाती है, ट्रेडर्स आकर के वो अपने कंट्री में प्रीफर करने लगते थे और अपने कंट्री की चीजों को वहां पर करते थे। तो इस तरह से कल्चर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि सिल्क रूट से क्या होता है, लिंकिंग एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। सिल्क रूट जो था वो 3 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड था।
चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका और उसके बाद यूरोप। तो सिल्क रूट एक तरह से 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट उस समय को कनेक्ट करता था और इसलिए रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड से जो मॉडर्न वर्ल्ड होगा उसमें इस रूट का काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ट्रेड जो होता था एशिया से यूरोप के बीच में वो इसी रूट के थ्रू होता था। अब यहां पे तो सिल्क गुड्स का, कल्चर का ट्रेड हो गया, उसके बाद पिलग्रिमेज भी चल गए, प्रिस्ट भी चल गए, फूड आइटम्स। देखिए हम लोग अपने कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीजों को यूज करते हैं जो किसी और कंट्री का है, लेकिन हम लोग यूज करते करते अब तो बच्चों को पता भी नहीं होगा कि हमारे कंट्री का नहीं है। जो इस चैप्टर को पढ़ेगा वही जानेगा कि हमारे कंट्री का नहीं है। फूड ट्रेवल्स करता था, जैसे स्पेगेटी एंड पोटैटो। स्पेगेटी का मतलब होता है नूडल्स। नूडल्स वाला जो कल्चर है यूरोप में ज्यादा था, तो चाइना में नूडल्स का भी कल्चर था, बट सबसे पहले कहां था? यूरोप में, स्पेशली इन इटली। तो इस वहां से क्या है? स्पेगेटी यानी नूडल्स का कॉन्सेप्ट, और पोटैटो जो है पोर्टुगीज वालों का है, ठीक है। और साथ ही साथ पोटैटो इंडियन पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस किए। पोटैटो स्टार्टिंग स्टेज में सबसे ज्यादा आयरलैंड वाले रीजन में होता था, ठीक है। तो फूड आइटम्स में नूडल्स और साथ ही साथ पोटैटो। Food offers many examples of the long distance cultural exchange, but many of our common foods such as potato, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potato। देखिए हमारे फूड आइटम्स में इतने ज्यादा इंक्लूड हो गए हैं कि हमको लगता ही नहीं कि हमारे कंट्री का नहीं है। अभी तो हम लोग यूरोपियन कंट्री से भी ज्यादा इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, बस हम लोग को जानने की देरी है। प्रोडक्शन कैसे करना है लार्ज स्केल में, वो तो हम लोग के मतलब बाएं हाथ का खेल है। अभी हम लोग क्या किए हैं? अभी हम लोग फूड आइटम्स में बात किए, तो फूड आइटम्स एक बार आप लर्न कर लोगे कि फूड आइटम्स कौन कौन सी चीजें थी जो प्रिफर्ड होती थी यहां पर, ठीक है। अब यहां देखिए 2 पर्सन का नाम लिए हैं, अगर आप एसएसटी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस। यहां पे एक वैल्यूएबल क्वेश्चन दे रहे हैं कि कब ए इन्वेंशन के लिए, मतलब कब ए डिस्कवर के लिए निकले नए कंट्री का। तो ये निकले थे 1492 में निकले थे। इंडिया को खोजने निकले थे, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम उतना एडवांस नहीं था। ये इंडिया के खोजने के चक्कर में कहां मूव कर गए? वेस्ट साइड में मूव कर गए और इन्होंने अमेरिका को खोज डाला 1492 में। और अगर हम वास्को डिगामा की बात करेंगे तो वास्को डिगामा क्या किए थे? वास्को डिगामा 1498 में इंडिया पहुंचे थे। तो 2 चीज की, यूरोप से अमेरिका डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है? डिस्कवर का मतलब कि नई किसी चीज को खोजना जो पहले से लाइज कर रहा। इन्वेंशन का मतलब नई चीजों को बनाना। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बनाया था, पहले से लाइज करता था, लेकिन यूरोप और अमेरिका के बीच में सी रूट की खोज की बात करेंगे तो क्रिस्टोफर कोलंबस किए थे। और कब किए थे? 1492 में किए थे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया के डिस्कवर की सी रूट की, वास्को डिगामा किया तो 1492 से पहले भी हम यूरोप के साथ ट्रेड करते थे, डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते थे। हमारे यहाँ के ट्रेडर्स जो है वो टर्की तक ट्रेड करते थे और टर्की वाले फिर वहां से वो ट्रांसफर कर देते थे किस रीजन में? तो जो आपके साउदर्न यूरोप था वहां से फिर ट्रेड स्प्रेड हो जाता था, ठीक है। तो इन्वेंशन नहीं कि पहली बार किसने खोजा मतलब पहले से लाइज करने वाली चीजों में इन लोगों ने सी रूट खोजा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आयरिश पोटैटो फेमाइन। देखिए पोटैटो जो था वो पुअर लोगों के लिए स्टेपल फूड था, सबसे इसेंशियल फूड आइटम्स था। आयरिश मतलब आयरलैंड में, पोटैटो फेमाइन है मतलब कमी आ गई, या तो डिक्लाइन हो गया होगा ये क्रॉप्स। और इसके बाद बात करें कि ड्यूरेशन क्या था। ड्यूरेशन 1845 से 1849 तक था, तो 4 साल का ड्यूरेशन था। पीपल डाइड, कितने लोग मरे थे? लगभग 10 लाख लोग मरे थे। याद रखिएगा पोटैटो फेमाइन कहां आया? आयरिश यानी आयरलैंड में आया। कब से कब आया? 1848 से 1849 आया। कितने लोग मारे गए? तो 10 लाख लोग अप्रॉक्स मारे गए। पोटैटो की इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्टेपल फूड होता था कहां का? यूरोप का। अब हम बात करें कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, तो इसमें हम चर्चा किए हैं, ठीक है। कन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किए, कॉलोनियल नेशन स्प्रेड करना स्टार्ट किए। यूरोप के कौन से कंट्री थे जो अपने लिए बहुत सारे कॉलोनियल नेशन बना रहे थे? उसमें 5 कंट्री इंपॉर्टेंस है, बहुत बार हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है। वो है एक इंग्लैंड, दूसरा आयरलैंड, तीसरा डेनमार्क, 4th फ्रांस और 5th पोर्टुगीज। तो ये 5 इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ साथ स्पेन वाले भी कम नहीं थे। तो ये कुछ कंट्रीज हैं यूरोप के जो कॉलोनियल नेशन बना रहे थे, अलग अलग कंट्री पे कंट्रोल कर लेते थे। अब उनसे ट्रेडिंग
रिलेशन सेटअप कर लेते थे ड्यू टू हेल्प ऑफ मोनोपोली राइट्स, एकाधिकार ट्रेड के क्षेत्र में करके। बोलो कि प्रीशियस मेटल्स पार्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू मैक्सिको आल्सो एनहांस्ड यूरोप। अब देखिए मैक्सिको और पेरू ये अब कहाँ के हैं नेशन, ये अमेरिका के नेशन है। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका, पेरू साउथ अमेरिका। तो ये यहाँ पे सिल्वर माइंस था, ये यूरोपियन कंट्री वाले क्या किए, गए वहां पर, वहां के रिसोर्स को अपने कंट्री में यूज किए अपनों जैसा। किसी यूरोपियन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या थी, किसी और कंट्री के रिसोर्स को उसका नहीं समझते, इसको अपना ही समझते थे। स्पेनिश की जिक्र किया, स्पेनिश अगर बात करें कि स्पेनिश किस वे में लड़ाई करते थे, स्मॉल पॉक्स को वेपन बना करके लड़ते थे। अच्छा मान लो कि अभी स्टार्टिंग स्टेज में जैसा कोविड का सिचुएशन हम लोग फेस किए, तो किसी के पास एंटीडोट रहता तो उसका कितना वैल्यू रहता। यही काम ये करते थे, कोई डिजीज उसका एंटीडोट पहले खोज लेते थे, जाकर के छोड़ देते थे कहां पे, कॉलोनियल नेशन में, जो कमजोर और इलिटरेट या कम डेवलप थे उनके ऊपर। स्मॉल पॉक्स इसका मेन डिजीज था, ठीक है। तो इस तरह से द ग्लोबल वर्ल्ड जो है इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट किए, और जैसे ही ये स्टार्ट किया गया है इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू और क्विज, तो आप उस चीज को जरूर दीजिए। और इस चीज के लिए आपको करना क्या है, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, जो ऐप सेफ और सिक्योर है, और उसमें आपको आपके एकेडमिक 10th तक जो भी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली 11th 12th भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उतना लार्ज स्केल में नहीं, वो सारा चीज हम लोग ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए। मान लीजिए वहां पे नहीं हो पा रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप हमारे साथ क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर डिफरेंट फील्ड में आपको अलग अलग नॉलेज लेना है तो उसके लिए हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप वहां पर जाइए, हमारे साथ जुड़िए, और वर्ल्ड में चल क्या रहा है, करंट क्या है, उसके बारे में भी हम लोग अलग अलग टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो वहां से आप गेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।